हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज आप सभी लोगों का जो है मॉडल पेपर जारी हो गया है। तो आज हम लोग जो है हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है वो कैसा है और किस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों से बन पा रहा है कि नहीं। तो आप लोग मॉडल पेपर देख लिए होंगे और मैं इसका सटीक सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिएगा कि प्रश्न जो है कैसा पूछा गया है, क्या मैं आप लोग को पढ़ाया हूं कि नहीं, ये भी आप लोग बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हिंदी का पेपर है आप सभी लोगों को मालूम है कि 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिनमें से 50 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो सटीक 50 क्वेश्चन है उसी को आप लोग बनाइएगा। ठीक ना, बहुत दिनों से आप लोग परेशान भी थे कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी होगा, उसमें भी पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव कितना आने वाला, सब्जेक्टिव कितना आने वाला है। मॉडल पेपर जारी हो गया तो इसमें भी पता चली गया आप लोगों को कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिनमें से 50 बनाना है। तो आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा और बाकी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोगुना आपको मिलने वाला है। तो उनमें से भी जो है कौन कौन से आपको बनाने हैं, कौन कौन से आप लोग पढ़ लिए हैं, इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो खंड अ जो है हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। तो इसमें पहला नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो देखिएगा ये प्रश्न जो है ना बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है प्रश्न, तो इसमें पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि प्रश्न में कहीं भी जो है मॉडल पेपर आप लोग देखिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके, तो वहाँ कहीं भी रेखांकित नहीं किया गया है शब्द को। तो आप लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से शब्द का जो है रेखांकित किया गया, तो उसका पदबंध पूछ रहा है। यहाँ पे कोई भी शब्द रेखांकित नहीं किया गया है, तो ये प्रश्न ही क्या है, गलत है। ठीक ना, ये प्रश्न गलत है। बोर्ड के द्वारा जो ये गलत प्रश्न बनाया गया है, इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है कि कौन सा शब्द रेखांकित है। अगर मान लीजिए आप बच्चे को रेखांकित कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा, लेकिन कहीं भी कुछ रेखांकित नहीं किया गया है, तो इसलिए ये प्रश्न क्या है, गलत है। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर प्रश्न पर कि जल शब्द जो है क्या है, मतलब जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल शब्द क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा। ठीक ना, जल क्या है, मीठा है। जल मीठी नहीं है, जल मीठा है। तो ठीक, वाक्य बना करके हम लोग क्या करते हैं, लिंग निर्णय करते हैं कि कौन पुल्लिंग होगा कौन स्त्रीलिंग होगा। तो दूसरा का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है। ठीक ना, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, तो ये जो कौन सा आपका वाक्य होगा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, तो तीसरा का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर जो प्रश्न है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना है कि जहाँ भी प्रश्न का जो है चिन्ह दे दिया जाए, ठीक ना, प्रश्न का चिन्ह लगा रहे, कौन क्या लिख करके वाक्य में पूछा जाए आपसे और कहा जाए कि कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चौथा का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद पांचवा नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक ना, कितने भेद होते हैं, 6। और अगर पूछ दिया जाए कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं, तो वहाँ पे बताना है कुल सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक ना, कुल सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन भेद पूछा है तो 6 भेद होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो छठा नंबर है, इसमें कहा जा रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से, तो एक होता है कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाचक वाच्य होता है। तो 3 जो है वाच्य के भेद होते हैं। तो भेद भी आप लोग को याद रखना है, कारक का हो गया, ठीक, वाच्य का हो गया, संज्ञा का हो गया, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में टॉपिक, उनके भेदों को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि भेद से भी क्वेश्चन बहुत सारे मॉडल पेपर में दिए गए हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 7वां नंबर प्रश्न पर कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अभी आप लोग को मैंने बताया कि कौन दे, क्या दे, और वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहे तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो 7 का भी सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न दे रहा है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर जो है कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि क्या खाने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ हो गया, ठीक ना, कुछ हो गया, या फिर जो है
आपको जो है मतलब जिसके बारे में कोई निश्चित रूप से मालूम नहीं है, जिस चीज़ के बारे में कि जैसे मान लो बोल दिया जाएगा कौन आ रहा है, ठीक ना, उसको मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न करा है कि शब्दधन कौन सा विशेषण है। शब्दधन कौन सा विशेषण है, तो आप लोग को अभी कुछ दिन पहले ही मैं विशेषण का भी क्वेश्चन कराया था। तो विशेषण में मैंने बताया था तो कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो जैसे शब्दधन है, तो शब्दधन जो है क्या हो जाएगा, ये परिमाण बोधक जो है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 11 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि सेना का परिवाची शब्द क्या होगा। तो सेना का परिवाची शब्द जो है क्या हो जाएगा, यह ध्यान रखना है आपको कि वाहिनी, तात, पुष्प या भवानी। तो सेना का परिवाची शब्द क्या होगा, तो वाहिनी हो जाएगा। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ज्योति, अंबर, पद्मा या आदित्य। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ज्योति हो जाएगा। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर अभिमान जो शब्द दिया गया है तो इसका क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अस्मिता हो जाएगा, ठीक ना। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द प्रवीण हो जाएगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। परीक्षण, परीक्षण, प्रणाम, प्रसाद। तो देखिए प्रसाद जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। प्रसाद हम लोग ऐसे लिखते हैं, शुद्ध प्रसाद शब्द ये है। प्रणाम लिखा है तो हम लोग प्रणाम लिखते हैं, ठीक, प्रणाम लिखते हैं। परीक्षण परीक्षण है तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। परीक्षण ये सही लिखा हुआ है। तो देखिए 100 प्रश्न में से जो भी कंफर्म आप लोगों को 50 क्वेश्चन आ रहा होगा उसी को आप लोग को बनाना है, ठीक ना। अपने से जो है कोई प्रश्न अगर 100% नहीं मालूम है तो खुद से कुछ भी टिक नहीं कर देना है। 100 में से 50 जो कंफर्म होगा उसी को आपको बनाना है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसी तरह 16 नंबर प्रश्न में भी दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। कवित्री, समिति, ज्येष्ठ या हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान गलत लिखा है क्योंकि छोटी की मात्रा से जो है हिंदुस्तान लिखते हैं हम लोग ऐसे हिंदुस्तान। ज्येष्ठ भी गलत लिखा हुआ है, ज्येष्ठ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। समिति भी गलत लिखा हुआ है, कवित्री सही है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है कवित्री हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प वर्ग का आपका उच्चारण स्थान जो ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन सी जो है 17 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जो मूर्धन्य स है, ये जो वर्ण है मूर्धन्य स वर्ण, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए तालाबी स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी। लेकिन दांती स का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। तो ये तो वर्तमान काल है, लेकिन वर्तमान में भी कौन सा वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल। तो दिनेश पढ़ रहा है तो काम जारी है, ठीक ना, क्या है, काम जारी है। तो ये क्या हो जाएगा, तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को जो प्रश्न कंफर्म मालूम होगा वही आप लोग बनाइएगा, ठीक ना, गलती नहीं कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के एग्ज़ाम से। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को ज़रूर बनाइएगा। और बहुत लोग जो है कहते हैं कि मॉडल पेपर से कई सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। मॉडल पेपर इसके नाम से ही जो है पता चल रहा है कि एक परीक्षा का पैटर्न आपको दे दिया गया है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ये नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए कौन कौन से टॉपिक से, हिंदी व्याकरण चाहे बुक के किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, उन सारे प्रश्नों को इस पैटर्न के अनुसार जो है बनाइए। आप सारे चीज़ों को पढ़िए और तब जा कर के आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका बेहतर होगा एग्ज़ाम, ठीक ना। तो इसलिए मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का यह उदाहरण है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। आलोक पढ़कर खेलने गया यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह पूर्वकालिक जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य से जो है पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक ना, मनुष्य मतलब से सभी मनुष्यों का बोध है। अगर किसी का नाम रहता तब व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, तो रसोई घर में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें जो है क्या है, कारक के चिन्हों का उपयोग हुआ है। ठीक, यानी कारक के चिन्ह रहेंगे तो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न पर कि त्रिकोण शब्द कौन सा समास है, तो त्रिकोण यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या का बात हो रहा है। तो संख्या का जब भी बात होगा और समास आएगा तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, तो द्विगु समास। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न कराए कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है, तो देश विदेश आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, कौन सा समास, तो द्वंद्व समास, बीच में हाइफन रहे या और लिखा हुआ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। इसी तरह 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। उसका कमर चौड़ा है, सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम मैं और वह चलेगा। तो इसमें कौन सा जो है शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो उसका कमर चौड़ा है, तो ये गलत वाक्य है। यहाँ पर क्या होगा, उसकी कमर चौड़ा है, उसकी कमर चौड़ी है, ये शुद्ध वाक्य है। सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो ये वाक्य भी गलत है। तुम मैं और वह चलेगा, तो यहाँ पर क्रम गलत दिया गया है, तुम वह और मैं चलेगा ऐसे होगा, मतलब वह मैं, ये क्रम में जो है चेंजिंग करना है। तो ये वाक्य भी क्या है, गलत है। यहाँ पर जो है सीता ने झूठ कहा था, ये वाक्य सही है, तो ऑप्शन बी जो है 26 का सही उत्तर होगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि जीव जंतु में जो है कौन सा समास है, तो जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, तो खिचड़ी जो है, खिचड़ी जो हम लोग अपने अपने देश की आम बोलचाल की भाषा में कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो देशज शब्द होता है, तो खिचड़ी भी हमारा क्या हो जाएगा, एक देशज शब्द है। ठीक ना, क्या है, एक देशज शब्द है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक ना, भेद से बहुत 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछा है, तो भेद आप लोग जरूर फाइनल एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। जितने भी हिंदी व्याकरण में टॉपिक है उन सभी का भेद प्रकार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद 30 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। आँखों से देखा, आँखों से देखा तो मतलब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यहाँ पर किसके लिए प्रयोग होगा, के द्वारा के रूप में। तो आँखों से देखा किसी ने, तो अपनी आँखों से देख रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। 30 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसी तरह 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक साथ दो काम करना है। ठीक ना, एक साथ दो काम, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, से जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये अलगाव के रूप में हुआ है। किसके रूप में, तो अलगाव के रूप में, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो अपदान कारक हो जाएगा। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न जो है कि राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो राम ने कहा होगा, तो ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक वाचक वाक्य के निषेध या इच्छा। तो राम ने कहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह हो रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य ये हो जाएगा। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसी तरह अगर हम लोग 34 का बात करेंगे, कहा जा रहा है इसमें कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न जो हमारा है, इसमें कहा जा रहा है कि अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है, तो अच्छाई जो है आपका कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो अच्छाई आपका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 36 नंबर प्रश्न पर आएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि मोती शब्द कौन सा संज्ञा है, तो मोती
तो अगर मान लीजिए कि माला अगर आपसे पूछता है तो माला में क्या होगा कि कई सारे मोतियाँ शामिल रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक समूह दर्शा रहा है, ठीक ना, माला समूह में आ जाएगा। लेकिन मोती है तो मोती क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। मोती से जो है सारी मोतियों का बोध होगा, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन माला कहता तो इसमें कई सारे मोतियों मिला करके माला बनाते तो समूह में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न पे कि लेखक शब्द जो है कौन सा संज्ञा है। लेखक, तो लेखक जो है सभी लेखक आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कहा जा रहा है कि वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं। मतलब वैसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से बदल करके हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा तद्भव कहलाएगा। क्योंकि हूबहू संस्कृत का शब्द अगर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वो तत्सम, लेकिन अगर हम उसको परिवर्तित करके प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। तत्सम और तद्भव मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मेरे द्वारा जो भी टॉपिक अभी तक आप लोग को बताया गया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक ना। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन जो है आप लोग से इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, ठीक ना। आगे बात करेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न पर कि नायक जो शब्द है ये इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, नायिका होता है, ठीक ना। जैसे अभिनेता का हम लोग अभिनेत्री बोलते हैं, नर्तक का नर्तकी कहेंगे, तो नायक का क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि विष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो विष्टि शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, बारिश होता है, ठीक ना। क्या होता है, बारिश होता है। विष्टि का मतलब या इसका अर्थ बारिश होता है, तो विष्टि का अभाव वाक्य के लिए क्या होगा, एक शब्द, तो अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 41 नंबर प्रश्न में करा है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें विसर्ग संधि कौन सा है 41 नंबर प्रश्न में, तो आपका जो यशोधरा जो है क्या है, एक विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। चतुर्भुज, तो देखिए चतुर्भुज शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या किया जा रहा है, चतुर्भुज जो है संख्या को दर्शा रहा है। इसमें क्या है, संख्या को दर्शाया गया है, ठीक। तो संख्या दर्शाना यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे द्विगु समास दिया नहीं है। लेकिन चतुर्भुज जो है विशेष अर्थ में किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो विशेष अर्थ में हम लोग जो है गणेश भगवान के लिए करते हैं। गणेश भगवान के लिए इन चतुर्भुज का प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर द्विगु नहीं दिया है तो बहुब्रीहि यहाँ पर सही होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। तो कर्तव्य में जो है आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि शब्दों से पहले क्या प्रयोग होता है, तो उस जो शब्द प्रयोग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और जो बाद में प्रयोग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न करा है कि फल फूल शब्द में कौन सा समास है। तो फल फूल शब्द में जो है द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न जो है कि अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन आगत बराबर क्या होगा, अव्यागत होगा, ठीक ना। अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब कई लोग जो क्या करेंगे, अभ्यागत जो है अभ्यागत के चक्कर में बी नंबर ऑप्शन को टिक कर दें, क्योंकि इसमें भी अभिधन अगत लिखा है। तो ध्यान से आप लोग को देखना है, अभ्यागत जो है जो छोटी की मात्रा से जो है भाव में छोटी की मात्रा प्रयोग किया गया, अभिधन आगत लिखा है वो सही होगा। तो पूरा ऑप्शन को भी आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिलाषा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक।
इसके बाद 49 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कमीज, तोप, संस्था या सहयोग। तो पुल्लिंग शब्द अगर हम लोग देखेंगे तो पुल्लिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पुष्पित हो जाएगा। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन बता दिया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक मिल जाए। और अगर इसका PDF नोट्स आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे SS लोकर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न पर। 51 नंबर प्रश्न हमारा है कि यह नया माल है, इस वाक्य में जो नया शब्द है ये क्या है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। तो यह नया माल है, तो यहाँ पर जो नया जो शब्द दिया गया वो क्या है, एक विशेषण है। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 52 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। 52 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 53 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि अंडे के छिलके शीर्षक रचना किनकी है। अच्छा, अब यहाँ से बुक का क्वेश्चन आ गया। तो टोटल अभी तक 52 प्रश्न जो है आपके व्याकरण का इस मॉडल पेपर में दिया गया है। 52 प्रश्न जो है, 52 प्रश्न 52 प्रश्न जो है व्याकरण के दिए गए हैं और बाकी और क्वेश्चन जो है अब आपके बुक के दिए हुए हैं। तो आप लोग पे निर्भर कर रहा है कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है बुक और ग्रामर को मिला करके बनाना चाहते हैं। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, टोटल ऑल ओवर आप चाहते हैं कि सारे प्रश्न बुक का बनाना चाहते हैं तो बनाइए। उनमें से कुछ क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, ग्रामर का भी बनाना होगा। क्योंकि बुक में जो देखिएगा तो व्याकरण से 52 क्वेश्चन पूछ दिया और बचा कितना क्वेश्चन, तो 48 क्वेश्चन आपका बचा है। तो 2 क्वेश्चन तो फिर व्याकरण से बनाइएगा ना। तो कभी 50-50 क्वेश्चन आता नहीं है। कभी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो व्याकरण से कम आएगा तो बुक से ज़्यादा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आपको दोनों चीज़ों को पढ़ना है। अब 53 नंबर प्रश्न करा है कि अंडे के छील के शीर्षक रचना किनकी है। तो यह मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, तो मोहन राकेश जी की रचना है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है। तो यह क्या है, तो यह एक आलोचना है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किनकी है। तो विनय पत्रिका किनकी रचना है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है। तो अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो नाभादास जी है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न हमारा है कि कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, साहू जी, छत्रसाल शिवाजी, ये सभी जो उनके आश्रयदाता थे। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न हमारा जो है इसमें कहा जा रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है। तो यह बातचीत पाठ से संबंधित है। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न करा है कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से उद्धत है। तो यह ओ सदा नीरा पाठ से उद्धत है। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है। तो रानीखेत नामक स्थान की चर्चा जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में की गई है। इसके बाद 62 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ से किस पठित कविता से लिया गया है। तो यह जन जन का चेहरा एक जो है जो कविता से संकलित है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है। तो खिलौना आपका जो पुत्र वियोग कविता से संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न देख रहे हैं आप लोग कि कितना आसान आसान दिया गया है मॉडल पेपर में, कितना आसान आसान जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। तो ये सारे आसान आसान प्रश्न हैं, ठीक ना। आप लोग बताइएगा कि मॉडल पेपर के कितने प्रश्न जो आप लोग खुद जान रहे थे, ठीक ना, कितने प्रश्न आप लोग हल किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। तो कामायनी महाकाव्य का पात्र जो सदरूपा जो है ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था तो मनु, श्रद्धा, ईडा ये सब आई है, सदरूपा नहीं आई है।
इसके बाद 65 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी माना जाता है, तो वो कौन है, तो उसने कहा था है, उसने कहा था जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न जो है कि गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में हुआ है, तो गैंग्रीन जो है किस कहानी में उल्लेख हुआ है, तो रोज कहानी में। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न जो है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो अपने मित्र सुखदेव को जो उन्होंने पत्र लिखा था। इसके बाद 68 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने जो है वैशाली महोत्सव का जो है आरंभ करवाया था। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न यानी 69 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, तो यह एक एकांकी है। 69 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न पर आएंगे हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से संबंधित है, यानी जूठन जो शीर्षक पाठ है, जूठन शीर्षक पाठ यह किस विधा से संबंधित है, तो यह एक आत्मकथा है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहन राकेश जी का जन्म जो है अमृतसर में जो है जंडीवाली गली अमृतसर में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर जो है मुजफ्फरनगर में जो इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी जो स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 74 का। आगे बात करेंगे 75 नंबर प्रश्न पे कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो रघुवीर सहाय का जन्म जो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों द्वारा किसका चित्रण किया, संध्या का, रजनी का, दोपहर का या उषा का, तो उन्होंने उषा का जो है चित्रण किया है। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम बच्चन कौर था, ठीक ना, इनके माता का नाम क्या था, तो बच्चन कौर था। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न में कहा है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था, जो एक पेशे से क्या थे, तो शिक्षक थे। इनके पिता पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न करा है कि कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है, एक, अनेक, मूर्ति, अमूर्त, तो कवि जो मुक्तिबोध थे उन्होंने मानव की आत्मा को एक माना है, तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न जो कहा जा रहा है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तो तुलसीदास जी के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे था, माता का नाम क्या था, हुलसी था, और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न में कहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न करा कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया, तो मुक्तिबोध संग्राम का जो है उन्होंने संचालन किया था, तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे, तो कर्नाट राजवंश से संबंधित है, ठीक ना, और ये किस पाठ में बताया गया है, तो आपको याद रखना है ओ सदानीरा पाठ में बताया गया है, तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म जो है, तुलसीदास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था, तो 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 87 नंबर प्रश्न पर कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है, तो अधिनायक जो है, अधिनायक, ठीक ना, वो जो है अपना जय जयकार कराते हैं। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है,
वजीरा सिंह, बोधा सिंह, वीरम सिंह या पोलूराम। तो कौन नहीं है, तो वो वीरम सिंह है। तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न करा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। और 10 प्रश्न बचे हुए हैं और 10 प्रश्न को हम लोग किया जाए। 91 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि तिरिश शीर्षक पाठ किस साहित्यिक विधा क्या है। यानी तिरिश शीर्षक पाठ क्या है, तो यह क्या है, एक कहानी है। तिरिश शीर्षक पाठ क्या है, तो यह एक कहानी है। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न की बात किया जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, तो ओ सदा निरा निबंध, ये क्या है, एक निबंध है। तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न करा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्रपति जी हैं। इसके बाद 94 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने किया था। ठीक ना, किसने किया था, तो रघुवीर सहाय ने। तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चेखव किस देश के रहने वाले थे। जो चेखव थे वो किस देश के रहने वाले थे। तो ये जो चेखव, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, याद रखना, ये प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक आप लोगों ने प्रतिपूर्ति का पाठ नहीं पढ़ा है। प्रतिपूर्ति में जो है 3 पाठ दिए गए हैं, ठीक ना। तो प्रतिपूर्ति से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रतिपूर्ति भी आप लोगों को पढ़ना है। जो प्रतिपूर्ति वाले 3 पाठ दिया गया है, उसमें से एक पाठ के जो राइटर चेखव जो थे, चेखव तो किस देश के रहने वाले थे पूछा जा रहा है। तो चेखव जो किस देश के रहने वाले थे, तो ये रूस के रहने वाले थे। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वान द चित्रिच चेखव को जो है पेशे से क्या थे। तो पेशे से क्या थे, तो क्लर्क थे, ठीक ना, क्लर्क थे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी चेखव का पेशा पूछा जा रहा है कि क्या काम करते थे, तो ये क्लर्क थे। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कौन थे, तो हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज जो है कांगो के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार्मेन जो है किस कहानी की पात्र है। तो कार्मेन जो है किस कहानी की पात्र है, तो ये आपका जो है पेशगी जो कहानी है उसकी पात्र है। इसके बाद जो हमारा आखिरी नंबर प्रश्न है, यानी 100वां नंबर प्रश्न की प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कितना बार मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को कराया है। तो जितना भी ये क्वेश्चन, टोटल जो 100 क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त जो है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लिया होगा या चैप्टर वाइज जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों को ये सारे प्रश्न मैंने करवाया था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। और जितना भी ये प्रश्न है कि सब इम्पोर्टेंट है, तो इसको सब जो है आप लोग याद रखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो लोग भी जो है इन सारे प्रश्नों को देख करके जो है सही और सटीक सॉल्यूशन को मिला सके। अब हम लोग जो है बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद खंड ब के ऊपर, यानी आपका विषयनिष्ठ प्रश्न पर। ऑब्जेक्टिव तो जो है हम लोग कर लिए, ठीक। बहुत जगह आप लोग जो देखे होंगे कि आपको जो है केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया होगा, उसके बाद जो है मॉडल पेपर समाप्त। लेकिन नहीं, मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, सब्जेक्टिव को भी करना है। तो आइए देखा जाए विषयनिष्ठ प्रश्न में जो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या मिला है, आपको दिया गया है निबंध के बारे में, कि जो है निबंध लिखने के लिए। तो विषयनिष्ठ प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। तो यहाँ पर जो 6 जो है आपको निबंध का टॉपिक दिया गया है, किसी एक पर लिखने के लिए कहा गया है। जैसे मेरा प्रिय कवि, हमारे पावन पर्व, चुनाव प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, आपका प्रिय खेल, लोकतंत्र की दशा और दिशा। तो जब मैंने निबंध लेखन के बारे में आप लोग को बताया था, तो उसमें मेरे प्रिय कवि को जो गेस कराया था। देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय कवि भी आ गया। महिला सशक्तिकरण को भी मैंने बताया था, आपका प्रिय खेल। तो देखिए इसमें से कई सारे जो गेस किया हुआ मेरा
निबंध है वो पूछा गया है। तो जो निबंध वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जिस किसी ने भी नहीं देखा है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है गेस निबंध कि कौन से निबंध जो है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप इनमें से कोई एक निबंध को ज़रूर बना दीजिएगा, ठीक। इसके बाद जो है अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो है आपका जो है सप्रसंग व्याख्या करने वाला क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन जिसमें से 2 बनाना है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये 4 क्वेश्चन जो है अगर आपको मिलता बनाने के लिए तो आप ये चारों बनाते, क्योंकि चारों जो है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक इसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। तो ये किस पाठ का है? तो ये बातचीत पाठ का है। तो बातचीत पाठ आपको मैंने पढ़ाया भी था और मैंने बताया भी है सप्रसंग व्याख्या इसका। उसी तरह दूसरा दिया है कि सदियों से नर और अपने भीतर नारी अपने भीतर नर को और नर अपने भीतर नारी को बेहतर दबाते आ रही है। तो ये किस पाठ का है? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ का है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो इस झुलसते विश्व वन में मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। तो ये जो है किस पाठ का है? ये जो है पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो इस झुलसते विश्व वन में मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। तो ये तुमुल कोलाहल कलह में पाठ का है। किस पाठ का है? तो तुमुल कोलाहल कलह में पाठ का है, ठीक। इसके बाद अगर हम चौथा प्रश्न देखेंगे इसका, तो आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो ये पुत्र वियोग का जो है ये पंक्तियाँ दिया गया, तो इसका आपको व्याख्या करना है। तो ये सारे मैंने जितने भी प्रश्न दिए ये तो मैं पढ़ाया तो हूँ क्लास के दौरान, जो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो ये वही सारे प्रश्न पूछे हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है। इसी तरह अगर हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे जिसके में जो है खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो आप अपने विद्यालय में आवेदन पत्र लिख करके जो है खेल सामग्री को जो उपलब्ध कराने का मांग कर सकते हैं। मैंने बताया भी आवेदन पत्र जो है केवल पत्र फिर कैसे लिखना है वो सभी चीज़ों को मैंने बताया है। तो आप ये नहीं लिख सकते हैं तो पत्र भी लिख सकते हैं अपने पिता के पास, जिसमें छात्रावास के जीवन के बारे में बताया गया है कि आप मतलब कि जिस छात्रावास में रह रहे हैं तो आपका जीवन कैसा है, ठीक ना, कैसे आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो आप पत्र में लिख कर दीजिएगा आप, ठीक। उसके बाद अगर चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये आप में इसमें कहा गया है कि 10 प्रश्न दिया जिनमें से 5 बनाना है। तो जैसे लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे, जूठन शीर्षक पाठ में घर पहुंचने पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। तो ये सारे प्रश्न मैंने चैप्टर वाइज आपको कराया है, ठीक। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, जैसी रचित पहले कड़ में कलंक कांच और कंचन से क्या तात्पर्य, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, गांव का घर शीर्षक कविता में किस शोकगीत की चर्चा की गई, हाजी शीर्षक कविता में सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो ये सभी प्रश्न जो है काव्यखंड गद्यखंड के हर चैप्टर से दिए गए हैं, ठीक ना। तो आप जो है इस सभी को रिवाइज कीजिएगा। इसी तरह जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा तो आप में अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, बातचीत निबंध के अनुसार जो है बताना है, लाना सिंह का परिचय देना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या होता है, कवित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है, हारजीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है, भूषण के प्रथम कविता का सारांश लिखना है। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे संक्षेपण को, तो यहाँ पर 2 संक्षेपण दिए हैं जिनमें से एक संक्षेपण आप लोगों को बनाना है। तो ये दूसरा संक्षेपण है। तो यही जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। तो ये सारे प्रश्न जो है एकदम आसान कह सकते हैं, हिंदी का क्वेश्चन जो आसान है। अगर आप लोग हमसे पढ़े हैं तो हिंदी की जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मॉडल पेपर को हल करने में, ठीक ना। अगर आप हल कर लिए तो अच्छी बात है, अगर आपसे प्रश्न गलतियाँ हुआ है तो उसको आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। और मैं ये लाइव सेशन नहीं रख पाया, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का थोड़ा सा समस्या आ गया था इसलिए, बाकी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जो है, ठीक ना, कल यानी 3 तारीख को, ठीक ना, 3 दिसंबर को जो है मैं शाम 7 बजे आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जो है 3 दिसंबर शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा। साइकोलॉजी का जो है मॉडल पेपर को हल कराऊंगा, तो आप लोग जो है ज़रूर बता दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों में। बाकी मिलते हैं आगे के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।